Hello everyone, welcome to this video. In this video we are going to talk about the minimum coin change problem. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, मिनिमम कॉइन चेंज प्रॉब्लम करेंगे. बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मिनिमम कॉइन चेंज प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास गिवन एक वैल्यू होती है, ठीक है, और हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं, ठीक है. तो हमें उस वैल्यू को बनाने में, मतलब उस वैल्यू को पूरा कंप्लीट करने में कितने नंबर ऑफ कॉइन्स लगे, हमें वो निकालने, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स टू गेट द वैल्यू 30, वो हमें क्या प्रिंट कराना, उसका हमें आउटपुट प्रिंट कराना. समझ में? तो मतलब जो कम से कम हमें कॉइन्स लेने के बाद उनका सम करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ कॉइन्स हमारा क्या होना चाहिए, आउटपुट. ठीक है, प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई. चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोज करो जैसे कि हमारे पास कॉइन है, 25 का कॉइन है, 10 का कॉइन है एंड 5 का कॉइन है. ठीक है, हमें वैल्यू बनानी है 30. ठीक है, तो जैसे कि हमें वैल्यू 30 बनानी है, सपोज करो मैं क्या लेता हूँ, मैं 5 के 5 मतलब 6 कॉइन्स ले लेता हूँ. ठीक है, 5 6 या 30. ठीक है, तो समझ में आया, मतलब 5 के 6 कॉइन लिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, 5 हो गए. ऐसे ही मैंने 10 के 3 कॉइन्स लिए. ठीक है, तो मुझे क्या मिल गई वैल्यू 30. ठीक है, ऐसे अगर मैं 25 का एक लूँ और फिर 5 का एक लूँ, तो मुझे मिले कितने, 2 कॉइन्स मिले. ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालें टू गेट द वैल्यू ऑफ, टू गेट द गिवन वैल्यू. ठीक है, जैसा कि आपकी प्रॉब्लम है, मिनिमम कॉइन्स टू मेक अ वैल्यू. ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा 5 का जब मैं कॉइन ले रहा था, ठीक है, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स ले सकते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स ले सकते हैं सिंगल टाइप का. ठीक है, हमें कॉइन्स कम से कम लेने इस वैल्यू को बनाने के लिए. तो इसके अंदर हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, बेसिकली अगर मैं 10 का मैं 1 कॉइन लेता हूँ, और सॉरी 10 के मैं 2 कॉइन्स लेता हूँ और 5 का मैं 2 कॉइन्स लेता हूँ, तो टोटल मुझे कितने मिले, 4. अभी भी मेरे पास कम है, तो सपोज करो मैंने लिया 25 एंड 5, तो मेरे क्या मिल गई वैल्यू 30. और मेरे पास इस केस के अंदर जो है वो क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स भी है. वो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स मिले, सिर्फ 2 कॉइन का ही यूज़ करके मैंने क्या निकाल ली, वैल्यू 30. तो हमारा आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, बिकॉज मैंने 2 ही कॉइन्स का यूज़ करके क्या निकाली है, अपनी वैल्यू निकाली है. ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आपको, मिनिमम कॉइन चेंज प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट एक और इंपोर्ट ले लेते हैं. सपोज करो, अच्छा एक चीज़ और, अच्छा इसके अंदर एक ग्रीडी अप्रोच भी लगती है, मतलब उस ग्रीडी अप्रोच को थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं कि क्या लगती है. सपोज करो हमारे पास 30 है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू देखी क्या थी, 25. ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस 30 में से 25 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, और जो रिमेनिंग वैल्यू बची, देन फिर उसको चेक करा है क्या वो उसके अंदर प्रेजेंट है. अगर वो प्रेजेंट करती है तो हम चेक कर लेते हैं कि हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स जो हमारे पास क्या मिल गए, 2 मिल गए. ठीक है, तो ये समझ में आया, मतलब ग्रीडी अप्रोच इन द सेंस ये हुआ कि हम 30 में से मैक्सिमम को पहले माइनस करवाएंगे, देन फिर जो रिमेनिंग वैल्यू बची उसके बाद जो मैक्सिमम होगा उसमें से उसे माइनस कराएंगे. तो इस तरीके से वैल्यूज़ को मतलब माइनस कराते कराते जैसे मुझे 0 मिल जाएगा, और एक हम मतलब कॉइन्स ले लेंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स का एक वेरिएबल ले लेंगे, उसे प्लस कराते जाएंगे जब भी हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे इस वैल्यू में से. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आ जाएगा 2 आ जाएगा. ठीक है, तो जैसा कि इसके अंदर जैसे ही 30 से 25 को माइनस करा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू थी इस कॉइन्स एरे के अंदर, तो उसके बाद क्या बचा मेरे पास 5. देन फिर उसने देखा कि 5 है क्या उसके अंदर, जैसे ही उसे 5 मिला, हाँ, तो जब उसने लेंथ को 2 बार प्लस कर दिया होगा, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स को 2 बार प्लस करके आउटपुट क्या दे दिया, 2 दे दिया. ठीक है, लेकिन जो ये प्रॉब्लम होती है, मतलब ये वाला सॉल्यूशन जो होता है, ग्रीडी सॉल्यूशन होता है, ये हर केस के अंदर वैलिड नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कैसे. सपोज करो जैसा कि इसके अंदर था, मतलब वैल्यू थी हमारा, पहले ग्रीडी अप्रोच देख लेते हैं, फिर इसके बाद प्रॉब्लम तो पता ही है हमें कैसे करना है. ठीक है, तो वैल्यू थी मेरे पास 11. ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू इसमें से क्या है, 9. ठीक है, 9 देखा मैंने, उसके बाद 11 में से 9 गए, बचे 2. देन फिर उसके बाद 2 में से 1 को माइनस करूँगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू से, देन 1, फिर अगेन 1, मेरा आउटपुट क्या बन गया, 0. तो इस तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आए, 3 आए. ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे पास मिनिमम कॉइन चेंज प्रॉब्लम में, सपोज करो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं एक बार 6 ले लेता हूँ, एक बार क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ. तो इस केस के अंदर, इस वाले एग्जांपल में मेरे पास क्या हुआ, जो कॉइन चेंज था ग्रीडी अप्रोच का, वो जो है वो फेल हो गया, और जो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स थे वो कम आ गए एज़ कम्पेयर टू ग्रीडी अप्रोच से. ठीक है, तो इस केस के अंदर मैंने 2 ही कॉइन्स लिए, 6 और 5 लिए. ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, नंबर ऑफ कॉइन्स, दैट इज 2. ठीक है, होप सो यहाँ तक आपका प्रॉब्लम अच्छे से एनालाइज हुआ होगा. ठीक है, तो अब हम इसकी डिस्कस करेंगे रिकर्सिव अप्रोच, देन फिर उसके बाद देखेंगे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला अप्रोच. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम रिकर्सिव सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाता है या फिर हम उसे कोड कर लेते हैं, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोड करने में, मतलब डायनेमिक बेस्ड सॉल्यूशन कोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें आसानी से समझ में भी आ जाता है. ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस द
नाउ वी कैन डिस्कस द रिकर्सिव बेस्ड सॉल्यूशन ऑफ मिनिमम कॉइन चेंज प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हमारे पास कॉइन्स होते हैं 25, 10 एंड 5, वैल्यू है हमारे पास 30। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखने से पहले थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि आप खुद से कोड करें, खुद से अप्रोच सोचें पहले। ठीक है, उसके बाद कोड को डिज़ाइन करें, नहीं तो फिर हम तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, चलते हैं हम अपने डिस्कशन की तरफ। ठीक है, हम इसका रिकर्सिव मेथड वाला कोड जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या अप्रोच फॉलो होती है सबसे पहले वो देखते हैं हम। ठीक है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारे पास वैल्यू होगी, जिससे हमें टोटल वैल्यू दे रखी है हमारे पास 30, उससे जितनी भी कम वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उनके लिए हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 30 से छोटा क्या है, 25 भी है, 10 भी है, 5 भी है। ठीक है, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम है 30 से जो क्लोजेस्ट मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 25। तो हम क्या कर देंगे, हम रिकर्सिव कॉल कर देंगे 30 से, मतलब जो जो हम पैरामीटर लेकर के वो तो सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, बस जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, अब हम वैल्यू किसके लिए रिकर्सिव कॉल कर देंगे, 30 माइनस 25, यानी कि वैल्यू माइनस कॉइन की जो भी क्लोजेस्ट मिनिमम वैल्यू होगी उससे माइनस करा के अगेन रिकर्सिव कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देन फिर जैसे ही रिकर्सिव कॉल कर लेंगे और उसके बाद हम चेक करवा लेंगे कि क्या हमारे पास जो तीनों से, मतलब रिकर्सिव कॉल करने के बाद जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी वो हम उठा लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 25 और 5 आएगी। ठीक है, ऐसी 5 के 6 कॉइन्स आएंगे, ऐसे 10 के 3 कॉइन्स आएंगे। तो इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम उठा लेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक लेंथ होगा जो कि नंबर ऑफ कॉइन्स का होगा, उसे हम क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। ठीक है, अप्रोच समझ में आई। ठीक है, वन मोर थिंग, सपोज करो जैसे कि हमारे पास वैल्यू क्या है, 30 है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ऑड होता, ऑड सम होता। ठीक है, और मेरे पास जो कॉइन्स होते वो क्या होते, इवन वैल्यू ऑफ कॉइन्स हो जाते। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इन्फिनिटी वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, कोई वैल्यू, मतलब कोई जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स है वो क्या आनी चाहिए, इन्फिनिटी आउटपुट में आना चाहिए। क्यों आने चाहिए, बिकॉज जो हमारा इवन वैल्यू ऑफ कॉइन्स है तो उसका मैं जब सम करूंगा तो कभी भी वो ऑड तो बनेगा नहीं, जैसे 2 + 2 दैट इज 4, वो हमेशा इवन ही बनता है। तो उस केस में तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स आ ही नहीं पाएंगे टू गेट दिस वैल्यू। ठीक है, टू गेट द वैल्यू ऑफ ऑड सम। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अब कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये कोड दिख रहा है, ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंट गेट मिन, इस एक गेट मिन नाम का फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपने देखा इंट कॉइन, मतलब एक कॉइन लिया जो हमारे पास कॉइन है एज ए पैरामीटर, और एन जो है वो लेंथ ऑफ दिस कॉइन एरे है। ठीक है, एंड वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि रिजल्ट जो है वो मेरा इंट मैक्स वैल्यू देना चाहिए, कब, जब हमारे पास जो है वो क्या हो जाए, हमारे पास इवन वैल्यू ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं और हमें सम ऑड करना हो। ठीक है, या फिर कोई सा भी केस ऐसा अकर हो जाए कि उस केस के अंदर हमारा सम जो है वो एज इट इज़ कॉइन्स के सम से नहीं बन पाए। ठीक है, मतलब वैल्यू जो है वो कॉइन के सम से ना बन पाए। ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, इंट मैक्स होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि जो C++ के अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंट अंडरस्कोर मैक्स। तो हमें ये जो मतलब वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल हमें क्या दे देता है, मतलब ये इतना सा जो लाइन है, ये वाला इतना सा जो वेरिएबल है, ये हमें मैक्सिमम इन्फिनिटी वैल्यू दे देता है। ठीक है, ये समझ में आया। चलो ओके, अब अपने कोड की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वही चेक करवाएंगे इफ़ कॉइन की जो आई पोजीशन है लेस देन इक्वल टू वैल्यू है, और जितनी भी लेस देन इक्वल टू वैल्यू है हम एक इंट सब रिजल्ट देंगे। ठीक है, जो कि हमारी ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स में बनेगा, अभी देखेंगे हम इसे ट्री डायग्राम से भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम उसे रिकर्सिवली कॉल करवा देंगे किससे, वैल्यू माइनस कॉइन से। ठीक है, तो पहला रिकर्सिव कॉल किससे होगा, 30, जैसे ही वो 25 से चेक करवाएगा तो वो कम है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू मेरे पास। ठीक है, तो वो अंदर आएगा और सब रिजल्ट के अंदर क्या डलवा देगा, सब रिजल्ट के अंदर वैल्यू डलवा देगा, मतलब सब रिजल्ट के अंदर अगेन रिकर्सिव फंक्शन का जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू डलवा देगा, और हमारा जो वैल्यू वाला आर्ग्यूमेंट है वो चेंज हो जाएगा, वैल्यू माइनस 30 माइनस 25 दैट इज 5। नाउ अब ये जो कैलकुलेट होगा वो किसके लिए कैलकुलेट होगा, 5 के लिए, क्या है मतलब रिकर्सिव सॉल्यूशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में, और मैंने यही बोला था आपको। ठीक है, 30 भी है हमारे पास 10 से कम, अगेन फिर 30 माइनस 10 दैट इज़ कितना, 20। ठीक है, फिर ये 20 के लिए रिकर्सिव कॉल करेगा।
ठीक है, ये समझ में आया। देन फिर जैसे ही मेरे पास वैल्यू जो है वो 30 से भी छोटी है, फिर से ये तीसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो अगेन रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा कि किसके लिए, फिर 25 के लिए। ये समझ में आया। तो आपको ये समझ में आया ना कि कितनी दफ़ा रिकर्सिव कॉल करना है हमें, जितनी मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगी प्रेजेंट इन द कॉइन एरे, उतने टाइम्स हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये समझ में आया। चलो ठीक है, और उसके बाद क्या करवाया मैंने, सब रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल टू इंट मैक्स। सपोज करो सब रिजल्ट जो है वो मेरा इंट मैक्स नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा मतलब कॉइन जो है वो सम बना ही नहीं पाता है, तो सब रिजल्ट के अंदर तो कभी भी कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर तो क्या रह जाएगा, इंट मैक्स ही रहेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, ये समझ में आया। फॉल्स हो जाएगा और रिटर्न कर देगा रेस्ट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इन्फिनिटी जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, सपोज करो अगर वैल्यू मिल जाती है तो सब रिजल्ट में यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा वो। तो उस केस के अंदर हम क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे जो भी तीनों रिकर्सिव फंक्शंस की होगी। ठीक है, और सब रिजल्ट प्लस वन, ये वन क्यों करा है, क्योंकि हमने जो इन तीनों में से कोई एक कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही करना है, मतलब कोई एक रिकर्सिव कॉल तो उठाना ही पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब कोई एक कॉइन वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी ना। तो उस कॉइन वैल्यू को लेने के लिए हम इंक्रीमेंट कर देंगे सब रिजल्ट में प्लस वन। क्यों करा, समझ में आया ना, क्योंकि हम एक कॉइन तो उठा ही रहे हैं। ठीक है, अपनी वैल्यू को बनाने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, और उसके बाद जो है वो रिजल्ट, अगर रिजल्ट चेंज कर देता है तो वो रिजल्ट जो है वो मिनिमम प्रिंट कर देगा उन तीनों का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो ओके, ठीक है, मैंने आपको लाइन बाय लाइन कोड समझाया और अप्रोच भी बताई कि किस तरीके से ये अप्रोच इस कोड के अंदर अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ से नहीं भी समझ में आया, थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा बेसिकली हमें हमारी अप्रोच क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम इसका ट्री डायग्राम देखेंगे और उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली में ये रिकर्सिव फंक्शन जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, मैंने हर वीडियो के अंदर आपको रिकर्सिव ट्री से समझाया है। ठीक है, तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के अंदर भी हम रिकर्सिव वो ट्री डायग्राम से रिकर्सिव वाले कोड को समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि गेट मिन 30, मतलब सबसे पहले 30 के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू ली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पैरामीटर है हमारे पास, तो मैंने उसे इग्नोर किया है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको जो रिकर्सिव ट्री बनेगा वो कब कब कितनी दफ़ा रिकर्सिव कॉल करेगा और ट्री में क्रिएट होगा। ठीक है, उतना सही मैंने बताया आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली ये कितनी दफ़ा कॉल हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जितनी भी कम वैल्यूज़ होगी उतनी बार रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो जैसे कि 30 से तीनों वैल्यू कम थी, तो 30 से तीनों वैल्यू कम में क्या हो रहा था, रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा था वैल्यू माइनस कॉइन से। वैल्यू क्या है 30, पहले वैल्यू क्या है 25, तो 30 माइनस 25 दैट इज 5। तो पहला कॉल किसके लिए हुआ, गेट मिन 5 के लिए हुआ। देन फिर 30 माइनस 10 20 के लिए हुआ, जैसे कि मैं आपको बताया था यहाँ पे, और फिर 25 के लिए हुआ। ठीक है, देन फिर अगेन वो यहाँ पे आया। ठीक है, ये समझ में आया। चलो ओके, अब उसके बाद गेट मिन में आया। देन फिर देखा उसने जो कॉइन की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू वैल्यू के साथ है। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा सा ये इक्वल टू वाला केस नहीं देखा था हमने। ठीक है, तो जो कॉइन से लेस देन और इक्वल टू वाली वैल्यूज होगी उनके लिए ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, जैसे कि आप इस कंडीशन में देख रहे हैं। ठीक है, ओके, जैसा कि 5 हुआ तो 5 से मतलब जैसे गेट मिन 5 के लिए कॉल हुआ, उसने देखा एक ही वैल्यू एरे के अंदर प्रेजेंट थी दैट इज़ 5, तो उसने 5 गेट मिन 5 माइनस 5 के लिए अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल करा, तो वो क्या हो गया, गेट मिन 0 हो गया। जैसे ही गेट मिन 0 हो गया तो मुझे इस रिकर्सिव फंक्शन को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बेस कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मेरे पास वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 हो रही है, तो रिटर्न क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। ठीक है, तो इस केस में जो वैल्यू है ये क्या इसे रिटर्न करेगा, 0। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब कॉल को क्या रिटर्न करवाएगा, ये 0। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, ये वाला कैलकुलेट हो गया। और अब इसने जो गेट मिन था, अब इसने क्या करा, जैसे इसने ऊपर वाले को रिजल्ट दिया 0, उसने मिनिमम लिया रिजल्ट कॉमा सब रिजल्ट प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि 0 प्लस 1 दैट इज, इसने ऊपर वाले को क्या दिया, 1 दिया, 1, बिकॉज जो था मेरा एक कॉइन तो मैंने ले ही लिया ना। ठीक है, गेट मिन 5 ने क्या ऊपर वाले को रिटर्न करा, गेट मिन 5 ने ऊपर वाले को रिटर्न करा 1। ठीक है, ये समझ में आया। अगेन अब फिर वो किसके लिए कॉल होगा, गेट मिन 20 के लिए कॉल होगा। ठीक है, ये वाला तो पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, गेट मिन 20 के लिए हुआ, उसने किसको, जितने भी कम और उसके इक्वल वैल्यूज थी उसके लिए कॉल करा। ठीक है, तो गेट मिन वही 10 और 5 के लिए हुआ। यहाँ तक समझ में आया। चलो, अब जैसे ही आप देख रहे हैं गेटमिन 10 जो है उसने क्या अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल करा, उसने क्या करा, गेटमिन 10 के लिए 0 करा और गेटमिन 5 करा। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे ही गेटमिन 0 हुआ, इसने ऊपर वाले को क्या रिटर्न करा, ऊपर वाले को इसने रिटर्न करा 0।
ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब फिर जब ये गेट मीन 5 कैलकुलेट हो रहा था, आप देख रहे थे गेट मीन 5 क्या दे रहा था मुझे, ये रिटर्न कर रहा था मुझे ऊपर वाले वैल्यू को क्या रिटर्न कर रहा था, 1 रिटर्न कर रहा था। क्या कैसे रिटर्न कर रहा था, सब सिंपली वही, फिर वो नीचे जाएगा देखेगा लेस देन है, उसने फिर 0 किया, इसने फिर ऊपर वाले को 0 करा, गेट मीन ने मिनिमम वैल्यू के साथ +1 करवा दिया उसे। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, अब देखेगा वो इन दोनों से जो मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया ना अच्छे से आपको। अब इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, तो गेट मीन 10 जो है अपने ऊपर वाले को क्या रिटर्न करेगा, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसमें 1 को प्लस करवा देगा, दैट इज़ 1, 0 + 1 दैट इज़ 1। ठीक है, सिमिलरली अब वो गेट मीन 5 वाले के लिए कैलकुलेट होगा, जैसे ही वो गेट मीन 5 वाले के लिए कैलकुलेट होगा वो फिर 0 आएगा। आपने देखा गेट मीन 5 जो था वो ऊपर वाले को क्या वैल्यू दे रहा था, वो दे रहा था 1। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, अब जो है, अब वो इन दोनों का गेट मीन 10 एंड गेट मीन 5 का मिनिमम वैल्यू लेगा गेट मीन 20। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, पक्का, ओके। ठीक है, तो जैसे ही ये ऊपर गया, इसने इन दोनों से क्या रिटर्न करवाया, मिनिमम वैल्यू 1, तो इसने 1 के साथ +1 करवा दिया, दैट इज़, आप देख रहे हैं ना ये +1 क्यों करवाया है, क्योंकि ये वाला +1 हो रहा है, ये हम हमेशा मिनिमम वैल्यू लेने के बाद। ठीक है, ये समझ में आया। +1 करवा के क्या करा, मिनिमम वैल्यू, दैट इज़ ऊपर वाले को क्या रिटर्न करा इसने, 2 रिटर्न करा। ठीक है, ये समझ में आया। देन फिर उसके बाद गेट मीन 25 के पास आया। ठीक है, गेट मीन 25 से 25 माइनस दैट इज 0, इसने क्या रिटर्न करा ऊपर वाले को, 0 रिटर्न करा। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, अब फिर अगेन जो गेट मीन 25 ने अगेन 10 माइनस होगा एंड 5 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये समझ में आया। चलो, ओके। देन फिर ये गेट मीन 15 के लिए अगेन कॉल होगा, तो गेट मीन 15 के लिए देन फिर गेट मीन 5 और गेट मीन 10 कॉल होगा। ठीक है, गेट मीन 5 हमें क्या दे रहा था, 1 दे रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे हमने सॉल्व करा था। तो गेट मीन 5 ने ऊपर वाले को क्या दिया, अपने ऊपर वाले को दिया इसने 1। ठीक है, अगेन गेट मीन 10 भी पहले से कैलकुलेटेड है, ये देखो, ये रहा ये वाला गेट मीन 10। ठीक है, तो इसने अपने ऊपर वाले को क्या दिया, 1 दिया। ठीक है, ये समझ में आया ना। तो गेट मीन 15 जो है इन दोनों की मिनिमम वैल्यू के साथ +1 कर देगा, दैट इज़ ऊपर वाले को क्या दिया इसने, 2 दिया। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, देन फिर वही गेट मीन 10 था, गेट मीन 10 कैलकुलेट हो रखा था, तो इसने क्या दिया ऊपर वाले को, 1 दिया। ठीक है, ये समझ में आया ना। नीचे वाला ट्री इसलिए कैलकुलेट नहीं करा बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको पहले कैलकुलेट करके समझा रखा है। ठीक है, अब गेट मीन 0, गेट मीन 15 और गेट मीन 10 की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया ना, मतलब गेट मीन 25 किस तरीके से कैलकुलेट हुआ। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि गेट मीन 30 के लिए ये 3 रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहे थे, तो अब वो क्या करेगा, इन तीनों की मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले को 1 रिटर्न करेगा और ऐड क्या कर देगा उसमें, 1। तो जो गेट मीन है, गेट मीन 30 जो है, ये मेन रिकर्सिव मतलब मेन कोड के अंदर क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, ये रिटर्न करेगा 1 + 1 दैट इज 2। ये समझ में आया। चलो, मतलब और हमारा आउटपुट भी क्या आ रहा था, 2। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने जो इस रिकर्सिव ट्री को पूरे तरीके से देखा कि किस तरीके से हर रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से ब्रेक हो रहा था। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो मतलब सिंपल सा ये अप्रोच है कि रिकर्सिव फंक्शन उतनी दफ़ा तब कॉल होगा जितनी भी उसकी मिनिमम वैल्यूज़ होंगी, उससे कम जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए जो है वो रिकर्सिव फंक्शन उतनी टाइम जो है ये कॉल होगा। ठीक है, एंड देन जितने टाइम कॉल हुआ है उतने टाइम का मिनिमम वैल्यू लेकर के उसमें ऐड ऑन 1 करा के वो अपने मेन कॉलर को जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो, होप सो आपको ये प्रॉब्लम रिकर्शन मेथड जो है अच्छे से समझ में आया होगा, रिकर्शन बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो जैसा कि अब हम इसका डिस्कस करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला कोड। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला कोड डिस्कस करने से पहले यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सब प्रॉब्लम्स जो है वो ओवरलैप हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं 10 जो है, मतलब ये 10 गेट मीन 10 यहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी कॉल हो रहा है और यहाँ पे भी कॉल हो रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, मतलब गेट मीन 5 देखो कई जगह कॉल हो रहा है, गेट मीन 5 यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। तो मैनी सब प्रॉब्लम्स अकर्ड इन द रिकर्सिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि हम जो इसको एफिशिएंट वे से मतलब इस किसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। ठीक है, चलो आप चलते हैं अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले कोड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी अप्रोच डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमें इसमें क्या अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो जैसा कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर एक एरे लेते थे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अगर आप पिछली वीडियोस देख के आए डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, तो थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि यहाँ पे हमें 2D एरे लेना चाहिए या फिर 1D एरे लेना चाहिए।
ठीक है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख रहे थे, अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स थी, जैसा एडी डिस्टेंस प्रॉब्लम में आपने देखा होगा, उसके अंदर हमने 2D एरे लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि वहाँ पे जो था हमारे पास वो दो स्ट्रिंग्स थी, ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ पे 2D लिया था। यहाँ पे हमारे पास सिंगल कॉइन्स है, ठीक है, तो हमें 1D एरे लेना पड़ेगा जिसका साइज़ क्या होगा, 5 होगा। मतलब कहने का मतलब 5+1, एक ज़्यादा लेते थे ना, और जो एट लोकेशन 5 पे हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया किस तरीके से हमें एरे लेना है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसके अंदर टैबुलेशन बेस्ड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि टैबुलेशन के अंदर होता था, हम एक एरे लेते थे और उसे फिल करते थे। किस मैनर में करते थे? बॉटम अप मैनर में फिल करते थे। मतलब कहने का मतलब हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज होगी वो कैलकुलेट होगी एज सॉल्विंग द एन प्रॉब्लम्स। मतलब कहने का मतलब अगर एन है तो उसके जो भी सब प्रॉब्लम्स होगी वो हमारे पास पहले से कैलकुलेट होनी चाहिए, तभी हम उसके ऊपर वाली जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। टैबुलेशन बेस्ड सॉल्यूशन में यही होता था, ठीक है। तो बेसिकली हम इसके अंदर एक एरे लेंगे जो हमारे पास कितने साइज़ का होगा, 6 साइज़ का होगा, ठीक है। और हम उस एरे के अंदर वैल्यूज़ को फिल करेंगे 0 इंट मैक्स, मतलब इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब वैल्यू 5 है तो एरे का साइज़ क्या होना चाहिए, 6, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इंडेक्सिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इनिशियली मैंने 0 क्यों लिया है? बिकॉज 0 लेने का मतलब ये है मेन मोटिव कि हमें इसके अंदर जो अप्रोच फॉलो करनी है उस केस के अंदर जो है हमें इनिशियल वैल्यू 0 लेनी है। क्यों? इसको ही बताऊंगा मैं क्यों 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है इस एरे को फिल करेंगे बॉटम अप मैनर में। मतलब किस तरीके से, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से फिल करेंगे, और 5 पोजीशन पे जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या देगी, हमें आंसर देगी, ठीक है। ओके, अब अप्रोच देख लेते हैं। बेसिकली हम जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में किस तरीके की अप्रोच को यूज़ करेंगे, ठीक है। अप्रोच डिस्कस करते हैं सबसे पहले, देन फिर उसके बाद कोड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप इस एरे को देख रहे हैं, हम इस एरे के अंदर जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, तो हम एज अ ज़ीरो सम लेंगे। सबसे पहले हमारी वैल्यू की जो मतलब वैल्यू की जो वैल्यू होगी, मतलब कहने का मतलब जो हमारा सम होगा वो एज ए 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए, ठीक है। और इनिशियल वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 की इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे? जैसे कि आपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर देखा होगा कि जब हमारे पास सम नहीं बन पा रहा था, मतलब वैल्यूज चेंज नहीं हो रही होगी, उसमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो हमारा आंसर क्या आना था, इन्फिनिटी आना था। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, अगर सपोज करो कोई सम बन ही नहीं रहा होगा, ऑड सम विद इवन नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ, तो मेरी 5 वैल्यूज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास जो वैल्यू रिटर्न आएगी वो जो लास्ट पोजीशन, मतलब कहने का मतलब सी आउट जब करवाएंगे हम इस एरे की 5th पोजीशन को, 6th पोजीशन को, तो हमें क्या वैल्यू देगा, वो इन्फिनिटी वैल्यू देगा, ठीक है। और वो मेरा सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से फिल करना है हमें इसे, पर्टिकुलर 0 सम के लिए, देन फिर 1 सम के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 0 में क्या लेंगे हम, कॉइन्स तो 0 ही लेंगे, ठीक है। और जो इसके अंदर होगा, मतलब एरे के अंदर स्टोर होगी वैल्यू, वो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, ठीक है। ये समझ में आया? चलो अब इसको फिल किस तरीके से करना है। जैसे कि DPI, मतलब एक DP एरे लिया हमने, ठीक है, 1D एरे लिया जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स टू रिक्वायर्ड द गेट द वैल्यू ऑफ I, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स टू गेट द वैल्यू ऑफ I, वेयर I इज द इंडेक्स, ठीक है। तो I जो है, जैसे कि मैंने बताया कि I इज द पर्टिकुलर सम ऑफ दिस कॉइन चेंज प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ अब चलते हैं हम अपनी अप्रोच की तरफ। बेसिकली हम अप्रोच क्या क्या मतलब डिस्कस करेंगे, मतलब क्या देखेंगे अप्रोच इसके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू फिल दिस DP एरे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में हम जो है इसको, मतलब जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है उसको सम के लिए एज अ सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया 0 सम है, तो ऑलरेडी जो इनिशियली वैल्यू क्या आ जाएगी वो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। तो मतलब 0 सम हुआ तो 0 नंबर ऑफ कॉइन्स भी लेने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब हम 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करवाएंगे, हम ये चेक करेंगे जो वैल्यू है, मतलब कहने का मतलब जो 1 है, इससे कम वैल्यू कितनी है, कॉइन्स, मतलब कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है मेरे पास इस सम के लिए, ठीक है। जिसने देखा 1 सम के लिए कितने लेस देन और इक्वल टू कॉइन्स है, इसमें सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो इस 1 को इस सम के साथ मैंने माइनस करवाया, ठीक है। जैसे कि हम रिकर्जन में माइनस करवा रहे थे, वैल्यू को कॉइन्स के साथ माइनस करवा रहे थे, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं कि 1 को 1 से माइनस कराए, जो वैल्यू मिली मुझे, ठीक है, उस वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू देखेंगे हम, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, 1 - 1 दैट इज 0, तो मुझे उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या मिली, 0, ठीक है। और 0 की इंडेक्स वैल्यू मिली, जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है। +1 करने के बाद हम
क्या कर देंगे, उसकी मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ सिंगल वैल्यू आ रही है, आगे जैसे जैसे देखेंगे हम उसमें 1 से ज़्यादा आएगी, 1 से मोर वैल्यूज़ आएगी, तो उस केस में हम मिनिमम भी देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अप्रोच समझ में आई? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या है अप्रोच, आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, 1 से माइनस करने के बाद जो भी मिला मुझे, उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी वैल्यू होगी उसके साथ +1 करके हम उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे। तो 0 + 1 1, और 1 का मिनिमम क्या है 1। ठीक है, तो 1 एरे जो है 1 पोजीशन वाला डीपी एरे जो है वो मेरा हो गया फिल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अब सम 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही मैंने सम 2 के लिए कैलकुलेट करा तो उसने देखा कि जो 2 है मतलब सम 2 से कितने लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स प्रेजेंट है कॉइन्स एरे के अंदर। ठीक है, तो उसने देखा 2 से कम क्या है 1 ही है। ठीक है, कम या उसके इक्वल 1 ही है, तो उसने क्या करा, जो सम में से इसको माइनस करवाया, 2 - 1 1, और 1 जो मिला मुझे उस एरे मतलब उस एरे की पोजीशन पे जो वैल्यू स्टोर्ड होगी उसमें +1 करा के मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है, तो 1 की पोजीशन पे क्या प्लेस था 1। ठीक है, तो उसने 1 + 1 कराया दैट इज 2, तो 2 की पोजीशन पे क्या मिला 2। ये समझ में आया, और 2 की मिनिमम वैल्यू क्या मिली मेरे को, मिनिमम वैल्यू दैट इज 2। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास थर्ड मतलब तीसरे मतलब एज ए सम जो है वो मेरा 3 होना चाहिए। 3 के लिए कैलकुलेट होगा। अब 3 से कम कितनी वैल्यूज है एरे कॉइन्स एरे के अंदर, 3 से कम या उसके इक्वल याद रखना। तो एक 3 है और दूसरा क्या है 1 है। ठीक है, जैसे ही मैंने 3 से 3 को माइनस करवाया तो मुझे क्या मिला 0। ठीक है, मुझे मिला 0 पोजीशन पे मैंने क्या देखा 0, और उसमें क्या करवा दिया 1, तो यानी कि एक मिला मुझे 1। ठीक है, और दूसरा 3 से मैंने क्या करवाया 1 को माइनस करवाया, पहले 3 वैल्यू कम थी और क्या था 1 था। ठीक है, 3 से मैंने माइनस करवाया 1 को, मुझे क्या मिला 2 की पोजीशन पे मैंने देखा क्या प्लेस्ड है 2, और उसमें 1 करा दिया प्लस दैट इज 3, और इन दोनों का मिनिमम। अब देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू थी तो मिनिमम का फंक्शन समझ में आया ना कि किस तरीके से मिनिमम फंक्शन वर्क करेगा। तो इन दोनों का मिनिमम क्या होगा 1, तो 3 की प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। और जैसा कि आप देख रहे हैं 3 कॉइन्स को बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने चाहिए होंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 चाहिए होगा, दैट इज़ 1। और जो इस वैल्यू के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि सम के अंदर जो भी वैल्यू सम एरे की इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एरे मतलब स्टोर्ड जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी वही हमारा मिनिमम कॉइन्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, ये समझ में एज इट इज़ जब हमारा 5 के लिए कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी वही हमारा सम होता मतलब वही हमारा आउटपुट होता है, और वही हमें वैल्यू भी चाहिए होती है। ठीक है, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट अब जो है हमारा 4 के लिए देखते हैं। जैसे ही 4 के लिए देखा उसने 4 या 4 से कम देखा, 4 या 4 से कम के लिए तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, तीनों की तीनों ही वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेगी। 4 या 4 से कम 3 भी 4 भी 1 भी, तो यानी यहाँ पे 3 वैल्यूज़ निकलेगी और उन तीनों का जो मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। तो जैसा कि 4 से 4 को माइनस करूँगा 0 पोजीशन पे गया मैं, और उसमें +1 करा तो इस बार मुझे क्या मिला 1 मिला। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट दूसरा जो है, अब वो 4 से 4 के बाद 4 से 3 पे जाएगा, 4 - 3 दैट इज़ 1, 1 की पोजीशन पे देखा उसने क्या स्टोर्ड है 1, और +1 करा दैट इज़ 2। ठीक है, ये समझ में आया। एंड देन नेक्स्ट 4 से 4 0 पोजीशन पे गया, वो 0 पे देखा उसने दैट इज़ 0 स्टोर्ड है, 0 + 1 दैट इज़ 1, और इन तीनों की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टोर्ड हो जाएगा 1। ये समझ में आया। और जैसा कि आप देख रहे हैं 4 वाले सम का एक ही कॉइन होगा दैट इज़ 4, और इसके अंदर क्या स्टोर्ड है 1। देखा आपने किस तरीके से हमारी अप्रोच वर्क कर रही है। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा ना अच्छे से। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 5। जैसा कि हमारे पास 5 है, 5 से अगेन ये तीनों वैल्यूज़ कम है। ठीक है, तो फिर से ये तीनों वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट होगा, और उन तीनों का क्या ले लेगा मिनिमम वैल्यू ले लेगा। ठीक है, इस बार जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो क्या होगी 5 - 3 दैट इज 5 - 4 दैट इज 2 दैट इज 1। ठीक है, 5 - 4 इज 1, 1 की पोजीशन पे क्या स्टोर है 1, 1 + 1 दैट इज 1। तो पहली वैल्यू क्या मिली मुझे 1, 1 + 1 दैट इज 2, पहली वैल्यू क्या मिली मुझे 2 मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगी बताओ, 5 - 4 वाला कैलकुलेटेड था, 5 - 3 दैट इज 2। ठीक है, 2 के लिए आया, 2 के लिए उसने चेक करा 2 पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है 2, तो +1 करा दिया उसने दैट इज 3। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट 5 - 1 दैट इज 4, 4 की पोजीशन पे क्या स्टोर्ड है
वन, 1+1 दैट इज़ 2। ये समझ में आया ना किस तरीके से प्लस हो रहा है, मतलब उस पोजीशन पे देखना है क्या स्टोर्ड है और उसमें वैल्यू +1 कर देना है। ठीक है, अब इन तीनों की मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे पास 2, वो स्टोर्ड हो जाएगी एट लोकेशन 5 पे डीपी एरे में। ठीक है, और यही हमारा आउटपुट था देखो। ठीक है, और हम टैबुलेशन का यूज़ करके हमें जो लास्ट वैल्यू डीपी ऑफ n क्या होगा, वो हमें डीपी ऑफ 5 वैल्यू क्या है 2, और वही हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, तो देखा हमने किस तरीके से अपनी अप्रोच पे वर्क करा और फिल करा इस डीपी एरे को। ठीक है, बाय यूजिंग द टैबुलेशन मेथड। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इसका कोड देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप कोड देख रहे हैं। ठीक है, तो कोड में क्या है, वही इंट लिया, इंटीजर टाइप का फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे कि आउटपुट जो है वो इंटीजर ही रिटर्न करना चाहिए। एरे लिया है, वही मतलब एरे इन द सेंस ये वही कॉइन एरे है। ठीक है, ये समझ में आया। इंट n इज़ द लेंथ ऑफ दिस एरे एंड वैल्यू इज़ योर वैल्यू। ठीक है, एंड देन जैसे कि मैंने बताया था एक डीपी एरे लेंगे वैल्यू +1 का। ठीक है, देन फिर उसके बाद 0 पोजीशन पे हम लोग 0 को इनिशियलाइज़ कर देंगे। ठीक है, फॉर इंट 1 से फिल करना स्टार्ट करेंगे हम इसे। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर पोजीशन पे हम क्या इसे फिल करेंगे, इन्फिनिटी फिल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला जो फॉर लूप होगा हर वैल्यू पे डीपी एरे की क्या स्टोर करवा देगा, इन्फिनिटी। कहाँ से, 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट फिर हमने लगाया 1 से, क्योंकि अब जो है ये वाली चीज़ हमारी पूरी क्लियर हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। अब फिर हमें इसमें फिल करवाना है। ठीक है, तो जैसा कि 1 से फिल करवाना था, 1 से n तक चलाया हमने फॉर j = 0 से <n। ठीक है, ये क्यों करवा रहे हैं हम, बिकॉज जो n तक, बिकॉज इसीलिए ताकि जो हमारी वैल्यू है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉइन्स है उसमें चेक करवाए कि कितनी मिनिमम वैल्यूज़ है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट उसने देखा ARR ऑफ i इज़ <i, वही अगेन फिर i के लिए चेक होगा। ठीक है, i क्या था मेरे पास, इंडेक्स था डीपी एरे का। ठीक है, और j जो है वो मेरा इंडेक्स है कॉइन्स एरे का। ठीक है, ये समझ में आया। लेस देन है तो जितनी भी लेस देन वैल्यूज़ है उसमें से क्या कर, मतलब वो वाली कंडीशन जब भी ट्रू हो जाए जब वो कम होगी, और सब रिज़ल्ट में डीपी आई माइनस एरे, वही माइनस करवा के इस सब रिज़ल्ट के अंदर डलवा दो। ठीक है, जैसे कि मैंने माइनस करवाया था ना, समझ में आया। इंडेक्स वैल्यू से वैल्यू को माइनस करा के उस इंडेक्स पोजीशन को एक वैल्यू के अंदर स्टोर करवा लिया, एंड देन चेक करा क्या जो सब रिज़ल्ट है वो इंट मैक्स के इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो डीपी ऑफ आई के अंदर, मतलब उस लोकेशन पे क्या करवा दे, मिनिमम ऑफ सब रिज़ल्ट +1, जैसे कि मैंने बताया इन दोनों की मिनिमम वैल्यूज़ को क्या करवा दे, वो करवा दे, इनिशियलाइज़ करवा दे। इंट मैक्स और 1 की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 ही आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। चलो ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिर मतलब अब में हमें लास्ट में क्या करना था, डीपी ऑफ वैल्यू, मतलब हमें जो वैल्यू है वो स्टोर करवा देगा यहाँ पे। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कोड में थोड़ा सा मतलब राइट करने में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, जो मेरा ये आई वाला था, आई मैंने क्या बताया था, डीपी एरे का इंडेक्स था, तो ये कहाँ तक चलना चाहिए, वैल्यू तक। तो जो ये n की जगह पे क्या आएगा मेरे पास, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तभी तो मेरा लास्ट तक चलेगा ना। ठीक है, ये समझ में आया। चलो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, पता चल गया हमें। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन पहले अप्रोच समझाई किस तरीके से टेबल फिल हो रही थी, देन उसके बाद वही उसी अप्रोच को मैंने कोड में जो है वो राइट करवा दिया। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना। ठीक है, देन फिर अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने आपको लाइन बाय लाइन कोड समझाया किस तरीके से ये डीपी एरे फिल हो रहा है। ठीक है, और लास्ट वैल्यू हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो क्या होगी, थीटा ऑफ n स्टार वैल्यू, मतलब क्या, n वैल्यू, n इंटू वैल्यू। कहने का मतलब क्या हुआ, आप देखो जरा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कैसे हो रही है, n इंटू वैल्यू के साथ। तो हमारा जो एरे था, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कितनी दफ़ा, मतलब ये नेस्टेड फॉर लूप है और ये कितनी टाइम वर्क कर रहा है। नेस्टेड फॉर लूप सपोज करो ये n टाइम करता और ये m टाइम करता, तो मैं इसकी mn कर देता। ठीक है, और ये कितने टाइम वर्क कर रहा है, एक बार वैल्यू तक चल रहा है, देन फिर n तक चल रहा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो क्या आ गई, थीटा ऑफ n स्टार वैल्यू। होप सो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको वैलिड रीज़न देकर के समझाया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, थीटा ऑफ वैल्यू क्यों होगी, समझाऊंगा इसको भी। यहाँ पे जो आप देख रहे थे, बिकॉज
आप देख रहे थे जो स्पेस ले रहा था मैं, एक्स्ट्रा स्पेस क्या ले रहा था, डीपी ले रहा था, मतलब डीपी एरे ले रहा था, और इसका साइज क्या था, वैल्यू ही था मेरे पास। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, थीटा ऑफ वैल्यू। ठीक है, होप सो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ठीक है, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना। ठीक है, अगर उसके बाद भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।